भी मालवीय नगर का न्यूज़ सुना। दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह एक ऐसी भयानक आग लगी। क्या बिल्कुल फायर सेफ्टी का काम नहीं हुआ था? ये जो होटल की आप बात कर रहे हैं वहाँ पर आई थिंक फायर एनओ से भी नहीं था, और जितने रूम की परमिशन थी उनसे ज्यादा वहाँ पे रूम थे। कि वहाँ पे जो सिस्टम मिनिमम लगाया हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ लीगल कॉम्प्लायंस को फुलफिल करने के लिए वहाँ पे लगाया हुआ था। तो ये जो भी इक्विपमेंट्स लगाए हैं वो कुछ वर्कफुल नहीं है। यस, वेस्ट है। आग लगती होगी तो पैनिक की सिचुएशन में लोगों का दिमाग काम नहीं करता होगा, क्योंकि प्रायर जो है प्लानिंग नहीं रहती है। लीगल रिक्वायरमेंट के मुताबिक लोग सिस्टम तो लगा देते हैं, लेकिन वहाँ पे मौजूदा जो लोग हैं उनका अवेयरनेस और उनका सेफ्टी ट्रेनिंग टाइम टू टाइम जो होना चाहिए वो मतलब कि वहाँ पे कमियां रहती है। आग लगती क्यों है? जब भी कोई भी आग कहीं पर लगती है तो 3 पैरामीटर वहाँ पे मौजूदा रहेगा। पैरामीटर 1 है हीट, दूसरा है फ्यूल और तीसरा है हवा, मतलब कि ऑक्सीजन। अगर ये तीनों चीज कंबाइन हो जाएगी तो आग लगना तय है। फायर एक्सटिंग्विशर कौन कौन सी वैरायटी का रखना चाहिए? मार्केट में भी काफी प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल है। एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, हम बोलेंगे मैकेनिकल फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, के टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। इनके बाद अभी नया लॉन्च हुआ एल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ये फायर सेफ्टी इंडस्ट्री को आप अगले 10 वर्षों में कहाँ देखते हैं? फायर सेफ्टी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जैसे कि नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द राहुल रंजन शो में। हमारे देश भारत में हर साल हजारों फायर के एक्सीडेंट्स होते हैं, जिनमें कुछ सेकंड की लापरवाही की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है, और सबसे ज़्यादा तो नुकसान होता है जान माल का, जिसमें आप रेगुलरली न्यूज़ में देखते होंगे। अभी मालवीय नगर का होटल का इंसिडेंट रिसेंटली आया है, जहाँ पे आग लगी है और 20-22 लोगों के जल के मरने की खबर आई। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर लोग नज़रअंदाज करते हैं। सबको यही लगता है कि हमारे यहाँ आग नहीं लगने वाली। तो आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं जो हर एक बिजनेस ओनर हो, चाहे किसी भी फैक्ट्री के ओनर हो, चाहे वो होम ओनर हो, चाहे कोई ऑफिस हो, चाहे कोई स्कूल हो, चाहे कोई हॉस्पिटल हो, उसके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो है फायर सेफ्टी। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं बालाजी फायर सेफ्टी के फाउंडर्स महेश भाई और जिनेश भाई। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आज हम बात करने वाले हैं फायर सेफ्टी के बेसिक बातों के बारे में, जो लोगों को सुनना चाहिए। और इस पॉडकास्ट को आखिरी तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये जो बेसिक अवेयरनेस है ये आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके घर के लिए, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति, ये सबकी सुरक्षा का जिम्मा लिया हुआ इन्होंने आग से बचाने का। और ये जनरल अवेयरनेस आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मेरे पॉडकास्ट द राहुल रंजन शो में। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए बालाजी फायर सेफ्टी का। और उससे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि सीधे राजकोट से, गुजरात से आप इस पॉडकास्ट के लिए स्पेशली आए। मैंने पूछा कि और कोई काम है क्या, कब निकलने वाले, आपने बोला स्पेशली इस पॉडकास्ट के लिए आए हैं और फिर सीधे वापस जाएंगे। तो उसके लिए बहुत बहुत दिल से आभार। ठीक है। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताइए अपने बिजनेस का, बालाजी फायर सेफ्टी का। सर, हमने बालाजी फायर सेफ्टी 2019 में स्टार्ट की है। हम 2012 में पहले जिस कंपनी में थे उस कंपनी में हम डिफेंस के सब पार्ट्स बनाते थे, जैसे 9mm पिस्तौल बॉडी, रिवॉल्वर बॉडी, वो सब पार्ट्स हम मैन्युफैक्चरिंग वो कंपनी में करते थे। वहाँ हमारे 2012 में एक हमारे अच्छे एक ऑफिसर वहाँ गुजरात के आए ऑडिट के लिए। तो उसने बताया कि भैया ये तो लोगों को मारने के लिए काम करते हैं, रिवॉल्वर है, 9mm पिस्तौल बॉडी है, तो आप इसमें प्रगति नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा कोई पार्ट्स बनाओ कि लोगों को जान माल को नुकसान से बचा सकते हैं, लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। तो ऐसा कुछ बनाओ तो उसमें आपकी तरक्की होगी। क्या बात है। वो अफसर, बहुत ईमानदार अफसर वीरेंद्र प्रताप सिंह
पीपी सिंह करके अभी गुजरात के CGST के कमिश्नर है। वो बच्चे ये बड़े ईमानदार अच्छे आदमी है। तो उसकी जो सोच थी वो हमारे दिल दिमाग में लग गई। तो हमने वहाँ से स्टार्ट शुरू किया कि भाई कुछ न कुछ तो ऐसा बनाना पड़ेगा जी कि जिसके हिसाब से लोगों को जान माल से नुकसान से बचा सके, जिंदगियाँ बचा सके। तो हमने 2019 में वो प्रोजेक्ट पे अभी एक छोटी सी जगह से, एक दुकान से हमारा प्लान का शुरुआत की, जो 300 बाई 300 स्क्वायर फुट में है। इतनी छोटी जगह से हमारी मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया सर। अच्छा, तो मतलब बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई किसी की बात से इतना प्रभावित हो जाए कि पूरा लाइन ऑफ बिजनेस ही बदल दे। तो कैसे कन्विंस किया आपने फैमिली को कि हम ये बिजनेस बंद कर रहे हैं और नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं? नहीं, उसमें पुराना बिजनेस तो वो धीरे धीरे वैसे ही डाउन हो गया। फिर पूरी वही मैन्युफैक्चर यूनिट थी, उसमें हमने अच्छा, सेम फैक्ट्री में हमने ये फायर सेफ्टी के प्रोडक्ट का डाई डेवलपिंग, डिजाइनिंग वो सब शुरू किया। तो 2019 तक में पूरा हमने डिजाइन करके रखा। फिर 2019 में हमने प्रोडक्शन के धीरे धीरे छोटी जगह से प्रोडक्शन स्टार्ट किया। तो फैमिली के सब लोग के भाई ये बात तो अच्छी है, जो लोगों को जिंदगियां बचा सके, ऐसी प्रोडक्ट में हमको भी अच्छा मिलेगा कि भाई रिस्पॉन्स मिलेगा लोगों का कि भाई ये काम अच्छा कर रहे हैं। पहले लोगों की जिंदगी में आग लगाने का प्रोडक्ट बनाते थे, अब आग बुझाने का प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो कब आपको ऐसा लगा कि ये बिजनेस, ये प्रोडक्ट लाइन बहुत अच्छा है और ये बिजनेस बहुत आगे बढ़ेगा? फिर मार्केट में हमने सब जगह पे घूमना शुरू किया जी। हर जगह पे वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन हो गई, हॉस्पिटल हो गई, स्कूल है। तो उसमें से हमको बहुत ऐसे जानना मिला कि भाई ये हर जगह पे ज़रूरी था। तो उसके सिलसिले में हमने ये प्रोडक्ट के लिए थोड़ा सोचना शुरू किया कि भाई ये प्रोडक्ट हम जल्दी से स्टार्ट करके मार्केट में मेरे एक ब्रांड बना के मेरी ब्रांड को हम आगे सप्लाई के लिए मार्केट में स्टार्ट करें। तो उस तरह से हमने ये प्रोडक्ट मार्केट के लिए अभी स्टार्ट किया है। तो अभी आपके बिजनेस में करीब 100 लोगों की टीम है जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम कर रही है। हाँ सर। या तो बीइंग अ फाउंडर आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? पहले तो सर हम खुद ही काम करते थे, मार्केटिंग वो सब हम देखते, सेल भी हम देखते थे, छोटा छोटा काम हम खुद ही कर ले। तो धीरे धीरे हमको ऐसा लगा कि भाई अपने ये कंपनी में थोड़ा लोगों को प्यार मिलने लगा, विश्वास मिलने लगा, भरोसा कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छी है। तो हम मैन पावर से मेरा प्रोडक्शन आगे बढ़ाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग मशीन से काम नहीं होता है, हाँ, इंसानों से काम होता है। जितना तो बड़ी मेरी टीम इतनी मजबूत होगी, उसकी चाहना से अभी हम बड़ा काम कर सकते हैं। ऑब्वियसली छोटी टीम, आपके पास आई एम श्योर कि आपके पास बहुत ऑर्डर्स आने लगे होंगे, फिर लगा होगा कि आपको टीम बढ़ानी चाहिए। तभी कहाँ सप्लाई कर रहे हैं सर आप? ये तो शायद 12-13 राज्यों में अभी, और राज्य में मेरा मटेरियल जा ही रहा है। वैसे यूपी, बिहार, केरला, सब बंगाल, सब जगह पे मेरा मटेरियल आ ही रहा है। गुजरात के सब जगह पे, हर सिटी में मेरा, गुजरात में बड़ा मार्केटिंग है और बाकी भी सब सिटी में हमारा, सब राज्य में भी है। सर, ये बालाजी फायर सेफ्टी को आप किस प्रकार से देखते हैं? सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या किसी मिशन पे काम करने वाली कंपनी? हम लोग को सिर्फ उपकरण नहीं बनाते, लेकिन लोगों की जिंदगी और विश्वास देने का काम भी करते हैं। ऑब्वियसली लोगों की जान बचाने का एक विश्वास है कि अगर आपका इक्विपमेंट लगा है मेरे ऑफिस में तो मुझे पता है कि मैं आग से नहीं मरूंगा, आग से नहीं जलूंगा, हमारे ऑफिस की संपत्तियां खराब नहीं होगी। जी, तो आप सेफ्टी का एक विश्वास दे रहे हैं लोगों को? सेफ्टी का एक विश्वास दे रहे हैं। अगले 5 सालों में कहाँ देख रहे हैं हम बालाजी फायर सेफ्टी कंपनी? अगले 5 सालों में सर मेरा अभी विजन है कि अभी 100 लोगों को हम रोजी रोटी मिले, ऐसा काम कर रहे हैं। क्या बात है। अगले 5 सालों में हम उसको 500 लोगों को रोजी रोटी मिले और हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बढ़ाने का बड़ा, जो भी 30,000 स्क्वायर फुट में हमारी फैक्ट्री है, वो 1 लाख स्क्वायर फुट में हमारी फैक्ट्री बने, ऐसा विजन से हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि आपका सप्लाई प्रोडक्ट जाता है बिहार वगैरह में भी सप्लाई होता है,
तो जो आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, आपकी एक सबसे अच्छी सोच ये लगी, लोग चाहते हैं कि 5 सालों में मेरा टर्नओवर इतना बढ़े, लेकिन आपकी सोच क्या है कि और ज़्यादा लोगों को, 5 गुना लोगों को रोजगार दूं। और रोजगार देने के लिए ऑब्वियसली फैक्ट्री को बड़ा करना पड़ेगा। तो आपने पैसे को, इनकम को बाई प्रोडक्ट रखा है, पीछे रखा है। पहले रोजगार को, आपको पता है ये करूंगा अपने आप आएगा, तो उसके बारे में सोचना ही नहीं है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि मैं बिहार से आता हूं, क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि बिहार में जितना सप्लाई हो रहा है आने वाले 5 वर्षों में कभी एक छोटा सा फैक्ट्री बिहार में डाला जा सकता है, जिससे कि ईस्टर्न इंडिया में जो सप्लाई है वहां से भी लेबर आके आपके गुजरात में काम करते हैं? करते हैं सर। आपके फैक्ट्री में बिहार के लोग काम करते हैं? है अभी है। कितने लोग होंगे लगभग? बिहार के 15-20 लड़के हैं अभी जो फैक्ट्री में काम करते हैं। फैक्ट्री में काम करते हैं। तो वो लड़के जो गुजरात में आके आपके पास राजकोट में फैक्ट्री में काम करते हैं, उनका तनख्वाह वो ज़्यादा मांगते होंगे, क्योंकि उनको रहना, किराया, फैमिली को भी देखना है। अगर वो अपने राज्य में बैठ के काम करेंगे तो शायद तनख्वाह भी कम मांगेंगे, क्योंकि रहने का कॉस्ट बच जाएगा। तो वहाँ पे चीप लेबर होने की वजह से सस्ते में काम करने वाले लोग मिल जाएंगे। तो क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि आप बिहार के बारे में सोच सकते हैं एक छोटा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का, जिसमें 50 लोगों को भी रोजगार दिया जा सके, और उधर का सप्लाई, टीस्टर्न यूपी है, बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, उधर ही सप्लाई हो जाए? क्या कोई चांसेस हैं? है, चांसेस है। 1-2 साल में वो सही से टीम वर्क से मेरे साथ कोई लड़के से ज्वाइंट हो जाएगा, तो एक लड़के को वहाँ बिठा के हम वहाँ छोटी जगह में छोटा सा प्रोडक्शन के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपके बिहार में जो लड़के सीख गए हैं काम, उनमें एक को जिम्मेवारी दीजिए कि बाबू तुमको देखना है वहाँ पे फैक्ट्री। और ईस्टर्न, अगर आप बिहार में फैक्ट्री डालेंगे तो बिहार और ईस्टर्न इंडिया में जो बिहार से सटे राज्य हैं, उन सब जगह कस्टमर लाने की जिम्मेवारी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। प्रमोट करके कस्टमर लाने की जिम्मेवारी मेरी रहेगी। बस आपको वहाँ पे रोजगार देने का एश्योरेंस दीजिए कि 50 से 100 लोगों को रोजगार मिल सकता है। उनके लिए प्रोडक्ट सप्लाई कहाँ करना है, कहाँ बेचना है, वो मेरा प्रॉमिस है, मैं कर दूंगा। तो क्या संभव हो सकता है? हो सकता है। कब की प्लानिंग किया जाए? बस करते हैं सर। 1-2 साल के अंदर में, 2 साल में कर सकते हैं। चलिए ठीक है सर। ओके, तो अच्छा लगा आपसे बात करके। अब जैनिश भाई, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि लोग स्टार्टअप्स में बात करें तो एआई की बात करते हैं, आईटी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, रियल एस्टेट में पैसा है। तो ये फायर सेफ्टी फील्ड में ही आपने भी काम करने का क्यों सोचा, और बालाजी फायर सेफ्टी को आगे बढ़ाने को क्यों सोचा? मेरा मानना यह है कि कोई भी देश की प्रगति सिर्फ नई टेक्नोलॉजी और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास पर ही सीमित नहीं है, लेकिन उस विकास को सुरक्षित रखने में भी है। आज पूरी दुनिया बात कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर कोई बड़ी फैक्ट्री, हॉस्पिटल, होटल एंड स्कूल में कोई बड़ा हादसा ऐसा बन जाए, लेकिन वहाँ पे फायर सेफ्टी नहीं है, तो वो वर्षों की मेहनत, करोड़ों का नुकसान, और इससे भी आगे मानव जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, ये जानमाल का बहुत बड़ा नुकसान वहाँ पे हो रहा है। अभी इतने साल के जो मेरे अनुभव में मैंने काफ़ी जगह पे ऐसे कुछ इंसिडेंट देखे हैं। इसमें अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे कुछ तकनीकी खराबी या फिर कोई शॉर्ट सर्किट, या तो मतलब कि जान के भी आप बोल सकते हैं कि बेदरकारी, उनके कारण कुछ छोटा सा इंसिडेंट भी बहुत बड़ा रूप ले सकता है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जितने बिजनेस ओनर्स हैं, सुबह से शाम तक उनकी मीटिंग चलती है, प्रॉफिट क्या हुआ, सेल कितना आया, कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, कैसे रिटर्न आएगा, इसके ऊपर चलता है, और सारी प्लानिंग के बीच में वो फायर सेफ्टी को नज़रअंदाज कर देते हैं? इसके बारे में मैं ये बताऊंगा कि हमारी कंपनी में ये जो हम फायर सेफ्टी का जो काम कर रहे हैं, अभी हमारा सक्सेस सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाना, टर्नओवर बढ़ाना या फिर नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बढ़ाना ये नहीं है। हम अभी जो काम कर रहे हैं कि जहाँ पे हमने इक्विपमेंट सप्लाई किए हुए हैं या फिर जहाँ पे हमने हमारा जो फायर प्रोटेक्शन सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, अगर वहाँ पे कुछ भी इंसिडेंट, छोटा सा भी कुछ बनता है, तो वहाँ पे वो सही समय पे काम करे। दूसरा, जिन लोगों को, जिस कंपनी में हमने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दिया हुआ है, तो वो एम्प्लॉय वहाँ पे सही समय पे एक्शन ले सके, और जिस कंपनी में हमने ऑडिट किया है तो वहाँ का पोटेंशियल हजार्ड वो कम कर दे, तो वही हमारे लिए सबसे बड़ा सक्सेस है। दूसरा, मैं स्मार्ट बिजनेसमैन उनको ही बोलना चाहूँगा। मेरे अनुसार स्मार्ट बिजनेसमैन वो है कि जो फायर सेफ्टी को सिर्फ कॉस्ट के तौर पे नहीं,
लेकिन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे वो देखे। बहुत अच्छी बात कही आपने कि स्मार्ट बिजनेसमैन वो है जो अपनी से बिजनेस के संपत्ति के प्रोटेक्शन के बारे में भी सोचे और उसका लॉन्ग टर्म का विजन रहे कि भाई जितना ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, जो न्यूज़ में देख रहा हूँ, अगर हमारे यहाँ हुआ तो क्या हम इसके लिए रेडी हैं, प्रिपेयर्ड है ना। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेस चला रहा हो, उसके लिए आप क्या फायर सेफ्टी का एडवाइस देना चाहेंगे? जो भी बिजनेसमैन है उनके लिए मैं ये बात बोलूँगा कि अगर आप फायर सेफ्टी का सोच रहे हैं तो ड्यूरिंग अपना कोई नया एक्सपांशन आप कर रहे हैं या फिर नया कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट के टाइम पे आप सोचिए। एक बार आपका जो भी कंस्ट्रक्शन काम पूरा हो जाएगा, अगर उनके बाद आप देखेंगे तो ये सब पूरा स्पेस का ट्रांसफॉर्मेशन करने का और कॉस्टिंग बढ़ेगा और एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी इसमें होगा। यस। और दूसरा कि जब आप प्रोजेक्ट प्लानिंग और डिज़ाइन के टाइम पे अगर फायर सेफ्टी के बारे में आप देखेंगे तो इसमें जो भी हाइड्रेंट सिस्टम, अलार्म सिस्टम, जो फायर इमरजेंसी एग्जिट, उनका आप प्रॉपरली विथ जो भी हमारा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के उनके मुताबिक आप डिज़ाइन कर पाएंगे। बाद में अल्ट्रेशन करना वो इंडस्ट्री के लिए एक्स्ट्रा एक्सपेंस के रूप पे आ जाएगा। दूसरा, जो अपना बिजनेस कंटिन्यूटी है इसमें भी वो डिस्टर्ब करेगा। इसलिए अभी सब जो भी है प्रॉपर्टी ओनर या फिर बिजनेसमैन, उनकी मेरी यही बात बोलना चाहूँगा कि आप जो भी चीज़ आप सेफ्टी के बारे में इन्वेस्ट करने के लिए आप सोच रहे हैं वो तो ड्यूरिंग डिज़ाइन एंड प्लानिंग के स्टेज पे ही आप मतलब कि किसी फायर सेफ्टी एक्सपर्ट को आप शामिल कीजिए। आपको क्या लगता है कितने % बिजनेस ओनर हैं जो कंस्ट्रक्शन के दौरान, जैसे लोग वायरिंग के लिए स्पेस बनाते हैं, लोग सैनिटरी के पाइप का फिटिंग करवाते हैं, है ना, ये सारा प्लानिंग पहले से हो जाता है। एसी का वेंट बनवाना है, उसके लिए वायरिंग करा देना पहले ही कि भाई इस कमरे में यहाँ पे एसी लगेगा, सारी प्लानिंग होती है। लेकिन फायर सेफ्टी के लिए कुछ करते हैं क्या? उनकी प्लानिंग रहती है क्या कि अगर आग लगे तो, जैसे आपने बोला कि एग्जिट का प्लानिंग करो, कितने % लोग करते हैं इंडिया में? अभी देखा जाए तो लोग फायर सेफ्टी को सिर्फ और सिर्फ लीगल कॉम्प्लाइंस के रिक्वायरमेंट के तौर पे ही देख रहे हैं। मजबूरी, यस, आप वो भी बोल सकते हैं, है ना। लेकिन मेरा मानना है वो सोचते होंगे क्या है मजबूरी एक्स्ट्रा खर्चा है। यस, एक्स्ट्रा खर्चा है। लेकिन फायर सेफ्टी सिर्फ और सिर्फ वो लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं है, लेकिन वो लोगों के जीवन को सुरक्षित रखने का एक मिशन है। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए आप जाते हैं, समझो कि कोई दिल्ली का या फिर कोई भी अपने होम टाउन में कोई भी सबसे प्रीमियम प्रॉपर्टी पे आप गए, कोई भी रेसिडेंशियल फ्लैट लेना है या फिर ऑफिस लेनी है, तो आप वहाँ पे जाके आप क्या सोचते हैं कि ये स्पेस कितना बड़ा है, हवादार है कि नहीं, ओपन एरिया कितना सामने, पार्किंग कितनी सनलाइट है, पार्किंग कैसा है, पानी सप्लाई, वो सब के बारे में आप सोचेंगे। लेकिन समझो कि कोई हाईराइज बिल्डिंग के आप 20 या 25वें माले पे जाके आपने कभी ऐसा सोचा है कि जिस प्रॉपर्टी, जो घर, जो मैं मकान यहाँ पे मैं परचेस कर रहा हूँ, तो वहाँ पे बिल्डर ने कुछ फायर सेफ्टी के लिए कुछ दिया है कि नहीं? अगर मैं यहाँ पे मॉर्निंग से मैं ऑफिस के लिए निकला तो शाम तक के लिए मेरे फैमिली के बारे में यहाँ पे बिल्डर ने कुछ सेफ्टी के बारे में सोचा है कि नहीं सोचा है? अगर जब कोई भी कॉमन मैन ये सोचना शुरू कर देगा तब ये लोगों में अवेयरनेस आ जाएगी। अच्छा, ये बताइए, अभी मालवीय नगर का न्यूज़ सुना, तो जब इस प्रकार के फायर के एक्सीडेंट्स आप सुनते हैं जिसमें काफ़ी लोगों की जान चली जाती है, नुकसान हुआ सो अलग, ऑब्वियसली नुकसान करोड़ों का ही है, क्योंकि एक होटल बनाना, इंटीरियर कराना, हर कमरे में बेड लगाओ, सोफ़ा लगाओ, टीवी, एसी सब जल गया होगा ना। यस यस यस। तो ये ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो क्या गलती करता है बिजनेसमैन? क्या सेफ्टी वो चूक हो जाती है? क्या बिल्कुल फायर सेफ्टी का काम नहीं हुआ था? उनका केस स्टडी अगर आप देखेंगे या फिर टीवी न्यूज़ में आप देखेंगे तो अल्टीमेटली उनका रूट कोज है अवेयरनेस और ट्रेनिंग। अगर लोग लीगल रिक्वायरमेंट के मुताबिक या फिर जो भी लोकल कानूनी जो रिक्वायरमेंट है फायर सेफ्टी लगाना, तो उनके मुताबिक लोग सिस्टम तो लगा देते हैं, लेकिन वहाँ पे मौजूदा जो लोग हैं, जो उनके एम्प्लॉइज हैं, उनका अवेयरनेस और उनका सेफ्टी ट्रेनिंग जो हर क्वार्टर पे या फिर जो मिनिमम जो टाइम टू टाइम जो होना चाहिए, वो मतलब कि वहाँ पे कमियाँ रहती है। अगर हर इक्विपमेंट लगाने के बाद उनकी ट्रेनिंग नहीं होगी तो ये जो भी इक्विपमेंट्स लगाए हैं वो कुछ वर्कफुल नहीं है। Yes, वेस्ट है। अच्छा, जैसे कि मतलब हम देखते हैं कि प्रशासन भी मॉक ड्रिल करती रहती है कि अचानक से इस एरिया में ऐसा हो गया तो तुम कैसे बचाओगे।
तो वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस है, क्योंकि ना प्रैक्टिस हो तो वो भूल जाएंगे ना, सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। कि कोई टेररिस्ट अटैक आ गया तो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था कैसी है। तो मॉक ड्रिल मैं देखता हूँ दिल्ली में होता रहता है, वहाँ पे फायर डिपार्टमेंट के लोग, अग्निशमन वाली गाड़ियाँ लगी होती है, एम्बुलेंस खड़े होते हैं भाग भाग के, पुलिस प्रशासन सब तरफ। ऑफिस में भी आपको लगता है फायर सेफ्टी लगाने के बाद एक बेसिक मॉक ड्रिल और एक बेसिक ट्रेनिंग महीने या क्वार्टर में 3 महीने में सारे एम्प्लॉयज़ को बिठाकर और प्लान करना चाहिए कि अगर ऐसा इंसिडेंट होता है तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या नहीं करना है। क्योंकि जब आग लगती होगी तो पैनिक की सिचुएशन में लोगों का दिमाग काम नहीं करता होगा, क्योंकि कोई प्रीवियस प्रायर जो है प्लानिंग नहीं रहती है। तो आप इसकी बात कर रहे थे क्या? यस, जो मॉक ड्रिल है और जो रेगुलर ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं कि जैसे कि इक्विपमेंट लगाया, जैसे कि आप एक्सटिंग्विशर आप यहाँ पे लगा रहे हैं, तो इसका आप टेस्टिंग नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं कि चलो इक्विपमेंट लगा दिए तो जब कुछ भी ऐसे इंसिडेंट इमरजेंसी सिचुएशन आएगी तो ये चल जाएगा। लेकिन जब एक्चुअली ऐसी कोई इमरजेंसी आते हैं तब लोग क्या घबरा जाते हैं, तब एक्चुअल में वो ऑपरेट नहीं कर पाते हैं। ताकि अगर इनका डे टू डे समझो कि आप ट्रेनिंग या फिर कुछ मॉक ड्रिल का तो कुछ प्लान करेंगे, सामान तो पूरा पाउडर हो जाएगा ना ऑफिस पे, ऐसे प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम अपना फायर एक्सटिंग्विशर का? उनका टेक्निकली बोला जाए तो उनको पास मेथड बोलते हैं। P फॉर पुल दी पिन, A फॉर एम दी टारगेट। जो फायर एक्सटिंग्विशर है इसके अंदर एक सेफ्टी पिन रहता है, एक बार आप सेफ्टी पिन जब तक नहीं निकालेंगे तब तक ऊपर का हैंडल वो दबेगा नहीं। तो P फॉर पुल दी पिन, A फॉर एम दी टारगेट, जहां पे आग लगी हुई है वहां पे आप फोकस कीजिए, एम करिए। S फॉर स्क्वीज दी हैंडल, आप हैंडल को प्रेस कीजिए। और लास्ट एस जो पास मेथड का जो बचा वो स्वाइप, मतलब कि जैसे आप झाड़ू लगाते हैं वैसे ही जो अपना जो होज है जिसमें से पाउडर निकल रहा है वो हर तरीके से आप उसको घुमाएं ताकि जो फायर हर मतलब कि हर कॉर्नर से जिधर भी जा रहा है वहां पे उसको कवर अप कर पाए। आपको लाइफ में, आप तो जितने भी फायर एक्सीडेंट्स होते होंगे इंडिया में तो आपकी नज़र जाती होगी ना, क्योंकि आप सेम बिजनेस में हैं। आप न्यूज़ में देखते होंगे कि यहाँ पटाखे की फैक्ट्री में आग लग गई। तो आप ऐसे इंसिडेंट को क्या इस प्रकार से कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो आपको बहुत विचलित किया हो, आपको बहुत दुख दिया हो, आपको लगता हो कि इस तरीके का नहीं होना चाहिए और ये बहुत आसान था इसको अवॉइड करना? अगर इनके बारे में बात करूं तो जो भी इंसिडेंट हमारे आसपास, जो भी हम न्यूज़ चैनल में या फिर हमारे आसपास जो भी बनते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ ओनर का या फिर प्रॉपर्टी का ही नुकसान नहीं है, लेकिन वहाँ पे मौजूदा एम्प्लॉई, बिजनेस कंटिन्यूटी और आप देखेंगे तो कस्टमर ट्रस्ट, वो भी मतलब कि उनके बिजनेस के लिए नुकसान है। जो भी सेफ्टी सिस्टम हम बात कर रहे हैं, जो भी फायर प्रोटेक्शन सिस्टम या फिर प्रिवेंटिव सिस्टम, लोग क्या करते हैं कि प्रोटेक्शन सिस्टम पे ज़्यादा भार लगाते हैं, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि प्रोटेक्शन के बजाय अगर आप प्रिवेंशन पे काम करेंगे तो अपने लिए यस वो बेटर हो जाएगा। क्योंकि प्रोटेक्शन सिस्टम काम करेगा कब काम करेगा, जब एक बार कुछ इंसिडेंट बनेगा तब वो एक्टिवेट होगा। लेकिन प्रिवेंटिव सिस्टम क्या है, वो इंसिडेंट बनने ही ना आते। और जो आप बात कर रहे हैं कि हमारे राजकोट में जो TRP गेम जोन हुआ था तो वहाँ पर भी जो कमियाँ थी, जो प्रॉपरली फायर सिस्टम वहाँ पे नहीं था। दूसरा कि वहाँ पे जो सिस्टम मिनिमम लगाया हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ लीगल कॉम्प्लायंस को फुलफिल करने के लिए वहाँ पे लगाया हुआ था, जिनको हम बोल सकते हैं कि दिखावे के लिए। लेकिन एक बार कोई भी प्रॉपर्टी ओनर पूरा प्रॉपर फायर प्रोफेशनल के पास ऑडिट करवा के अगर सिस्टम लगाए तो उनका भी फ्यूचर के लिए भी सही है, इन टर्म्स ऑफ अपना बिजनेस कंटिन्यूटी, कस्टमर ट्रस्ट और जो भी एम्प्लॉइज है सबके लिए। करेक्ट। क्योंकि एक बार बिजनेस का रिदम अपना ब्रेक हुआ तो फिर से कस्टमर का ट्रस्ट बिल्टअप करना, करेक्ट, तो वो उनके लिए बड़ा एक चैलेंज बन जाएगा। क्योंकि अगर आपके वहाँ पे एक, जैसे गोवा में एक क्लब में आग लग गई थी, लाइव परफॉर्मेंस चल रहा तो उधर से आग लगी और रिकॉर्ड भी हो गया था, तो एक बार आग लग गई वहाँ पे, फिर दोबारा कोई कस्टमर नहीं जाना चाहेगा ऐसे इंसिडेंट होने के बाद। तो आपने तो पूरा धंधा फ्यूचर के लिए भी बंद कर दिया ना। अच्छा, आप ये बताइए कि प्रिवेंशन की आप बात कर रहे थे फायर सेफ्टी के, तो आप मुझे ये बताइए कि आग लगती क्यों है? आग लगने के लिए मतलब कि एक बेसिक साइंस है कि जब भी कोई भी आग कहीं पर लगती है तो 3 पैरामीटर वहाँ पे मौजूदा रहेगा, तभी ना तभी आग की शुरुआत होगी। पैरामीटर 1 है हीट, मतलब कि कोई भी गर्मी वहाँ पे प्रेजेंट है। दूसरा है फ्यूल मतलब कि कोई भी जलने वाली चीज़, इसमें आप पेपर, प्लास्टिक, लकड़ी, कॉटन, कुछ भी चीज़ हो सकती है। तीसरा चीज़ रहता है यस कुछ भी रहता है। और तीसरा है हवा, मतलब कि ऑक्सीजन। तो अगर हम बात करें हमारी ई स्टूडियो की, तो यहाँ पर भी जलने वाली चीज़, मतलब कि हर चीज़ जलने वाली चीज़ है, कारपेट, फर्नीचर, हर चीज़।
मतलब कि फ्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है। दूसरा इसका रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन, हवा, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। ऑक्सीजन भी अभी present तीसरा रिक्वायरमेंट है उनको कहीं से भी छोटा सा भी हीट सोर्स कहीं से मिल जाए तो वहां से आग लगना शुरू हो जाएगा। और इसका कारण अभी हम देख रहे हैं कि कुछ एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट, तो वो क्या बना हमारे लिए हीट का एक सोर्स। अगर ये तीनों चीज कंबाइन हो जाएगी तो आग लगना तय है। अभी आपकी प्रीमाइसिस, कोई भी प्रीमाइसिस हो, अगर वहां पे आपने एक बार देख लिया कि यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन बन रहा है और इनके प्रिवेंशन के ऊपर आपने काम करा लिया, लाइक जो इलेक्ट्रिक केबल जो पास हो रहे हैं इधर दीवार में से भी पास हो रहे हैं, सीलिंग में से भी पास हो रहे हैं, और थ्रू अंडरग्राउंड जो भी अपने सीलिंग कारपेट के नीचे से जो भी पास हो रहा जी। है, तो इसके ऊपर प्रिवेंट के तौर पे फायर रिटार्डेंट पेंट भी आप लगा सकते हैं। और दूसरा FRLS केबल, फायर रेजिस्टेंट लो स्मोक केबल भी आप यूज कर सकते हैं। जी। तो ये क्या है, सब प्रिवेंटिव मेजर्स है। measures अगर उनके ऊपर काम करेंगे तो आग लगने का चांसेस कम हो जाएगा। हम ये सोच सकते हैं कि ज़्यादातर लोग तो यही सोचते हैं, जहाँ भी हुआ है उन्होंने भी तो यही सोचा होगा कि आग नहीं लगेगी। अभी एक न्यूज़ में आ रहा था, रील देख रहा था मैं, 12वीं मंजिल पे आग लगी थी और नीचे से फायर ब्रिगेड वाला पानी फेंक रहा था और 6थे फ्लोर तक पहुंच रहा था। ठीक है, और आग लगी है, वो फेंके जा रहा है, वो 6ठा दूर के बगल वाले बिल्डिंग से कोई रील बना रहा था, बोला देखो ये सिस्टम। अब उसकी गलती थोड़ी है, तुमने आग लगने क्यों दिया ना, वो 6ठे फ्लोर तक कैसे जाएगा भाई। अब तुम 50 मंजिला इमारत बनाओगे तो कौन सा मशीन है कि 50वीं मंजिल पे पानी फेंक दे। अभी पूरे वर्ल्ड में 110 मीटर की हाइट तक हम किसी का इवैक्यूएशन करा सके, वहां तक हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी है। जैसे वो हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म जो बोलते हैं, जो फायर ब्रिगेड वाले लेके आते हैं, 110 मीटर के ऊपर अगर किसी का इवैक्यूएशन कराना है तो वर्ल्ड में किसी के पास वो लेकिन 110 मीटर मतलब 330 फीट, यानी 33 फ्लोर, 10 फुट का एक फ्लोर होता है। यस। हाँ, और अगर 11 फुट का भी आप बना लेते तब भी 11 या 33 30 फ्लोर तक आप वर्क करते थे, तो 12वें फ्लोर में नहीं बचा पाया। तो यानी वो मशीन ही पुराना है ना, इसलिए अभी फायर डिपार्टमेंट ने एक ऐसा ही मतलब कि बना दिया, अगर आप 45 मीटर से अबव आप जाते हैं कहीं पे, तो एक फ्लोर रेफ्यूज फ्लोर आपको रखना है कि जहाँ पे कुछ भी फ्लैट या फिर कुछ भी मतलब कि वहाँ पे ना हो, सिर्फ ओपन स्पेस जहाँ पे आपको नेचुरल लाइट, प्रॉपरली पीने का पानी और इवैक्यूएशन कराने के लिए एक प्लेटफॉर्म, फिक्स प्लेटफॉर्म वहाँ पे मिले। एक फ्लोर देना होगा। यस, एक फ्लोर आपको इसको बोलते हैं। यस, ताकि वहाँ पे आग लगने वाली कोई जगह ना हो, तो ऊपर से मतलब कि जो भाग के उस फ्लोर पे आएंगे, तो उस फ्लोर पे आ जाए तो वहाँ से करेंगे। मतलब कि इजीली आप इवैक्यूएशन आप करा पाए। लेकिन इवैक्यूएट कैसे करेंगे? आप ऊपर से उतरना चाहते हो, नीचे से आग लग रही है, नीचे वाली बालकनी से भी आग निकल रही है, तो आप नहीं निकल सकते ना। नहीं, उनके लिए मतलब अगर मैं बोलूँ 30 फ्लोर का बिल्डिंग है, उसमें आपने नीचे से 15 फ्लोर पे एक प्लेटफॉर्म बना दिया, ऊपर से 15 फ्लोर, नीचे से 15 फ्लोर, बीच वाला लगा दिया 31। अब नीचे से आग लगा हुआ है तो आग की लपट तो ऊपर ही उठ रही है, बालकनी से उतारेंगे कैसे वो प्लेटफॉर्म से? वो पूरा प्लेटफॉर्म को उनको बोलते हैं कंपार्टमेंटेशन। कंपार्टमेंटेशन मतलब कि वो फ्लोर जो है वहाँ पे एक्सेस करने का जो डोर है वो सब भी फायर रेटेड डोर, जिनको 3 घंटे तक इनके थ्रू फायर भी आगे नहीं बढ़ पाएगी और स्मोक भी अंदर नहीं आ पाएगा। तो उनको बोलते हैं स्मोक मैनेजमेंट सिस्टम, कि कोई भी चीज जली, यस, वो अलग प्रकार का वो डोर भी है, पूरा फायर रेटेड डोर, कि 3 घंटे तक उनको पूरा आग में भी डालेंगे तो जलेगा नहीं, तो वो जलेगा नहीं। रेगुलर जो हमारा वुडन का जो डोर रहता है उनका क्या रहता है, मैक्स टू मैक्स 15-20 मिनट में वो पूरा जल के निकल जाएगा। इसलिए इनको जो बोलते हैं रेफ्यूज एरिया या फिर रेफ्यूज फ्लोर भी आप बोल सकते हैं, कि वहाँ पे कोई भी आदमी आ गया तो वो ऑलमोस्ट सेफ लोकेशन पे आ गया है, कि जहाँ पे एटलीस्ट पानी पीने का पानी मिला और नेचुरल वेंटिलेशन ये भी है ना। बिल्डर को दिख रहा है उस फ्लोर से 5 करोड़ का माल बिक रहा है, 5 करोड़ का फ्लोर बिक रहा है, उस सेफ्टी के लिए 5 करोड़ रुपया नहीं लगाएगा ना। इसके लिए मैं नहीं लगता, मैंने तो कहीं नहीं देखा ऐसा कि एक इवैक्यूएशन के लिए कोई फ्लोर एम्प्टी छोड़ा हो। ज़्यादा से ज़्यादा वो यही करते हैं कि वो हवादार बना देते हैं वो एग्जिट के लिए स्टेयर्स, कि भाई अपना निकलो। इनके लिए एक सही बात मैं बोलूँगा, अगर इंडिया का कोई भी स्कीम हो, वहाँ पे जो भी फ्लैट ओनर परचेस करने के लिए जाते हैं और लास्ट फ्लोर पे जाके ऐसा एक बार बिल्डर को बोल दे मुंह पे कि यहाँ पे मेरी सेफ्टी के लिए, मेरे फैमिली के कुछ भी नहीं है, तो ये स्कीम में मैं अपना प्रॉपर्टी परचेस नहीं करूँगा। और पूरा स्कीम अगर बिना बेचे, बिना मतलब कि कोई भी आदमी उनके पास से कुछ भी प्रॉपर्टी ना ले और ऐसे ही स्कीम पड़ा रहा है, तो नेक्स्ट टाइम से बिल्डर सेफ्टी के बारे में सोचना लगेगा। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, प्रिंट देखते हैं, सिर्फ
कागज पे और हम बोल देते हैं कि चलो लेआउट सेकंड फ्लोर पसंद आ हमारा। गया, फ्लोर मैप ठीक है? पसंद आ गया, जब ये फ्लैट का। अवेयरनेस एक बार मार्केट में आ जाएगी तभी मतलब कि जो भी ये अभी क्या है कि लोग क्या करते हैं कि हम यहाँ पे बैठे बैठे बात करते हैं कि भी अमेरिका में ट्रैफिक केयर नॉर्म्स ऐसे है, वहाँ पे सेफ्टी ऐसा है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि लोग सेफ्टी के बारे में ऑलरेडी सोचा है और अवेयर है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जब ऐसा होगा तब हम देखा जाएगा। हम क्या करते हैं कि जब भी कुछ ऐसा बनेगा तब हम सोचेंगे कि अभी क्या करना है। ये जो होटल की आप बात कर रहे हैं वहाँ पर तो आई थिंक फायर एनओसी भी नहीं था, और जितने रूम की परमिशन थी उनसे ज़्यादा वहाँ पे रूम थे। दूसरी चीज़, हर फ्लोर का फायर डिज़ाइन के मुताबिक ऑक्यूपेंट लोड रहता है। जैसे कि ये फ्लोर की बात करूँ तो ये फ्लोर का अगर मैं निकालूँ तो इस फ्लोर पे कितने आदमी अलाउड होने होने चाहिए के लिए, वो भी उनका भी फायर के डिजाइन में कैलकुलेशन है, स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। अगर उनसे ज्यादा वहाँ पे आदमी मौजूद है तो दूसरी इमरजेंसी एग्जिट स्टेयरकेस भी होनी चाहिए। दूसरा, स्टेयरकेस की विड्थ कितनी होनी चाहिए उनका भी स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। समझो कि मिनिमम जो स्टेयरकेस की विड्थ होनी चाहिए उनसे अगर आपने कम मतलब कि कम दे के रखा है तो उनका क्या होगा कि जो भी मौजूदा वहाँ पे एग्जिस्टिंग जो लोग वहाँ पे है उनको निकलने में ज्यादा टाइम लगेगा। अगर ज्यादा टाइम वहां पे लगेगा तो कुछ ना कुछ जो लास्ट बचे हुए लोग वो कहीं पे फायर की ट्रैप में आ जाएंगे, तो वहां से फेटालिटी बनने का भी चांसेस है। इसलिए हर पॉइंट पे अगर लोग काम करेंगे, क्योंकि फायर सेफ्टी सिर्फ और सिर्फ कोई अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर कोई प्रॉपर्टी ओनर ले, कोई बिल्डर ले या फिर गवर्नमेंट लो, लेकिन सब इंडिविजुअल जिम्मेदारी है। अगर सब लोग सेफ्टी के बारे में सोचेंगे तभी ये मिशन पूरा कंप्लीट होगा। देश इसीलिए आगे नहीं बढ़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लापरवाही होती है। शॉर्ट टर्म के गेन के चलते लोग अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाते और फिर ये बड़ा इंसिडेंट होता है और बड़ा नुकसान होता है। अगर फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट, इकोनॉमी कितना बढ़िया आगे बढ़ेगा, मैं यही सोच रहा हूँ। अगर पूरे देश में फायर सेफ्टी नॉर्म्स को सीरियसली लेने लग जाए तो सबसे पहले तो आपके यहाँ डिमांड बढ़ गया, आपका बिजनेस बढ़ा तो आपकी इंडस्ट्री में भी रोजगार बढ़ गया, आपके यहाँ रोजगार बढ़ा तो माल आगे बिका, तो पैसा जितना रोटेट होगा मार्केट में उतना अच्छा है ना। पैसा दबा के बैठने से तो इकोनॉमी कभी नहीं चलेगा और आगे बढ़ेगा। वो पैसा सब जगह घूमता रहे। आपसे पैसा निकला एम्प्लॉय को गया, एम्प्लॉय से गया मार्केट में गया, मार्केट से बिजनेस बढ़े तो और फायर एक्सटिंग्विशर करते, तो ये एक सर्कल बना हुआ है। दूसरा, मैं अगर मैं फायर इंडस्ट्री की बात करूँ तो अभी फिलहाल 2026 में फायर सेफ्टी का पूरे इंडिया में मार्केट 48,000 करोड़ का मार्केट है, और आने वाले 5 साल में 2030 तक ये मार्केट पूरा जाएगा अप टू 96,000 करोड़। क्या बात है, क्या बात है। इतना मार्केट का पोटेंशियल है। लेकिन वही फिर फेक एनओसी लेकर बैठ जाएंगे और बोलेंगे भाई हमें लगाना ही नहीं है। 10 लगाना है तो 2 लगा के नाम पूरा कर लिया कि हाँ भाई कुछ तो फोटोग्राफी में हो गया और लगा दिया, है ना। एक वेब सीरीज आई है, मामला लीगल है, नेटफ्लिक्स पे आता है, रवि किशन का है। उसमें आप देखिएगा, वो एक बंदर है जो बंदर का काम करता है यहाँ पे कोर्ट में। तो कोई इंस्पेक्शन के लिए आए ना, तो क्या किया कि एक फ्लोर पे घूमे तो वहाँ पे फायर सेफ्टी वाला मशीन है, वहाँ पे वो टांग दिया। जैसे ही वहाँ से निकले वो आदमी बंदर के वेश में है, वो उसको उठाता है, फिर भागता है और फिर उसके पहुँचने से पहले फिर से टांग देता है वहाँ पे। फिर वो देखते हैं, अरे वाह सब कुछ तैयारी बढ़िया। फिर भाग के जाता, फिर देखता है ये लड़का फिर बंदर के वेश में जो बना हुआ है वो फिर यहीं पे है। फिर वो देखता है, फिर वो भागता है, फिर हर जगह वो लगाता जाता है ताकि उसको एक ही फायर एक्सटिंग्विशर को दिखा के 10 जगह का काम करा लिए। तो ये वही बात हो रही है कभी नाम के लिए काम हो रहा है। कभी कभी ऐसे भी होता है, समझो कि कोई भी अवेयरनेस के लिए कोई प्रोग्राम करे रैंडमली कहीं भी, तो लोग भी उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। लोग बोलते हैं कि अभी ये सब हमारा ऑफिस का काम है, आप लोग यहाँ पे चले आते हो, आधा घंटा 1 घंटा हमारा सब एम्प्लॉय यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि लोगों का इनके लिए अवेयरनेस है ही नहीं कि हमारे लिए ये बेसिक नीड है। समझो कि ये अगर कोई भी आदमी अपनी वर्क प्लेस पे काम कर रहा है तो वहाँ पे तो समझो चलो ठीक है, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं सोचता कि यहाँ का जो सीखा हुआ जो मेरा फायर सेफ्टी का है वो आगे जाके मैं कभी फैमिली के साथ कहीं पे और जगह पे मैं जाऊंगा, कहीं पे घूमने के लिए जाऊंगा, अगर वहाँ पर कुछ हो गया तो अगर ये आज का जनोवा वहाँ पर भी मेरे और मेरे फैमिली को बचा सकता है। लेकिन ये अवेयरनेस जब तक नहीं आएगी तब तक
अकेला गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर यानी कि पाएगा। रेस्टोरेंट में भी बैठो तो देखो कि फायर सेफ्टी का है कि नहीं जैसे है। कि मैं हर जगह जब सवाल करने लग जाएगा पब्लिक ना, सिंपल लोग सी करने मैं बात लगेगा करूं तो लोग क्या करते हैं, जैसे कि आप कोई भी 3 स्टार एबो कैटेगरी होटल पे आप जाते हैं तो हर डोर के पीछे एवेक्यूएशन मैप लगा हुआ रहता है Correct. कि आप यहाँ पे हैं और और यहाँ यहाँ से से भागे नियरेस्ट कैसे एग्जिट हैं। यहाँ पे हाँ, हाँ। और यहाँ पे इधर हॉस्पिटल वगैरह में भी लगा होता है। हर जगह पे रहता है। लेकिन कितने लोग वो मैप को 5 या 10 मिनट सही से वो देखते हैं। लोग रूम के अंदर होटल में जाते हैं, रील बनाएगा, बालकनी व्यू, वो व्यू, लेकिन एक्चुअल जो दिखना चाहिए वो लोग मतलब कि देखते अपनी नहीं सेफ्टी है। के लिए नहीं देखते। अपनी सेफ्टी के लिए नहीं देखते हैं। बाद में कुछ भी होता है तो डायरेक्टली आप ब्लेम कैसे करते हैं, गवर्नमेंट ये थी, फायर Government ने ब्रिगेड ऐसे मतलब किया। कि थोड़ा लेट पहुंचे, लेकिन अपनी जो जिम्मेदारी थी वो उन्होंने कभी मतलब कि अपने पर ले ही नहीं। राइट। तो अगर जैसे फायर अलार्म सिस्टम होता है जिससे क्या होता है, स्मोक डिटेक्ट करते ही वो पानी सप्लाई ऑन हो जाता है, वो फायर वो वाटर स्प्रिंकल होने लग स्मोक जाता है। डिटेक्टर और स्प्रिंकलर सिस्टम दोनों सेपरेटली काम करता है। अलग अलार्म सिस्टम में 2 टाइप के सिस्टम है, एक है मैन्युअली ऑपरेटेड फायर अलार्म सिस्टम, Okay. दूसरा है ऑटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम। मैन्युअली अलार्म सिस्टम में क्या है कि अगर किसी ने ये इंसिडेंट देखा तो वो डायरेक्टली दौड़ के वहाँ पे जाके वो बटन प्रेस कर सकता है ताकि उनके आसपास जो उनके कलीग या फिर जो भी उनके आसपास जो भी लोग प्रेजेंट है उनको हर लोगों को बताने के लिए जाना ना पड़े, इंडिविजुअल लोगों को कि चलो यहाँ पे कुछ इमरजेंसी आई है, कुछ इंसिडेंट बना। लेकिन स्मोक डिटेक्शन सिस्टम कहाँ पे काम करता है, जैसे कि रात के टाइम है, ऑफिस पे कोई नहीं है या फिर कोई भी एरिया से, जैसे कि ये हमारा जो स्टूडियो अभी बंद पड़ा और यहाँ पे कुछ शॉर्ट सर्किट हुई और जहाँ से धुआं कुछ जनरेट हुआ, अगर वहाँ पे स्मोक डिटेक्टर लगाया हुआ है तो उनके कारण क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली धुआं को डिटेक्ट करके वो पैनल को एक सिग्नल देगा कि कुछ यहाँ पे इंसिडेंट बना हुआ है, तो लोग अलर्ट हो जाएंगे और उनको पता चल जाएगा कि हाँ हमारी इस जगह पे कुछ इंसिडेंट हुआ, उनके कारण लोगों को एक अलर्टनेस मिल गई। तो फायर अलार्म में जैसे बताया कि ऑटोमेटिक मैनुअल भी हो सकता है, ऑटोमेटिक, ये आपके ऊपर है कि लगता है कि आपका इक्विपमेंट खराब नहीं होता ऑटोमेटिक पानी से, तो फिर आप ऑटोमेटिक छोड़ सकते हैं, नहीं तो मैनुअल रखिए और आप आके बचाने के लिए आप लग जाइए। अच्छा, ये अगर मान लीजिए एग्जांपल के लिए बात करते हैं, किसी का ऑफिस 200 स्क्वायर यार्ड का है, 300 स्क्वायर यार्ड का है, तो 200 एग्जांपल के लिए लेके चलते हैं, तो कितना फायर एक्सटिंग्विशर कौन कौन सी वैरायटी का रखना चाहिए और कितनी क्वांटिटी रखनी चाहिए, वो सेफ्टी के लिए मतलब मैंडेटरी होना चाहिए? मार्केट में भी काफ़ी प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल है। इसमें से हम बोलेंगे तो पाउडर वाला, जिसको हम ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर भी हम बोल सकते हैं। दूसरा है CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। तीसरा है हम बोलेंगे मैकेनिकल फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। चौथा है K टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। इनके बाद अभी नया लॉन्च हुआ L टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। अभी सबका डिफरेंस क्या क्या है, जैसे कि हर जो भी चीज़ जलने वाली, जैसे कि आप पेपर ले लो, प्लास्टिक ले लो, लकड़ी ले लो, या फिर कोई केमिकल्स, पेट्रोल, डीजल ऑयल, जो भी जलने वाली चीज़, हर का जलने का बिहेवियर अलग अलग है और हर चीज़ जलने से जो भी इसमें से हीट रिलीज करती है वो सबका रेट भी डिफरेंट है। अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ कि 1 किलोग्राम आप पेपर ले लो, 1 kg आप इक्वल अमाउंट में आप प्लास्टिक, पेट्रोल, डीजल या फिर कोई ऐसे केमिकल ले लो, या फिर लकड़ी ले लो, या फिर कॉटन ले लो, तो हर चीज़ जलेगी तो सब में से जो हीट निकलेगी सब में अलग अलग अमाउंट में हीट निकलेगी। Okay. तो वैसे ही फायर का अलग अलग क्लासिफिकेशन है। क्लास ए फायर, क्लास ए फायर मतलब कि सूखी चीज़ों से जलने वाली फायर, जिसमें आप पेपर, लकड़ी, कॉटन, ये हर चीज़ को आप मतलब कि इसमें ले सकते हो। दूसरा है क्लास बी फायर, जिसमें पेट्रोलियम लिक्विड प्रोडक्ट से लगने वाली फायर को आप क्लास बी फायर आप बोल सकते हैं। इसमें पेट्रोल, डीजल, ऑयल, सैनिटाइजर, लिक्विड स्पिरिट टाइप या की फिर लिक्विड चीजें। टाइप के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। क्लास सी टाइप की फायर में आएगा फ्लेमेबल गैसेस एंड इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से लगने वाली फायर, जिनको आप क्लास सी टाइप की फायर आप बोल सकते हैं। इनके बाद आएगा क्लास डी फायर, जिसमें मेटल से लगने वाली फायर, उनको भी आप क्लास डी फायर बोल सकते हो। आपको लगेगा कि मेटल कैसे जलता है, Obviously. जैसे कि एल्यूमिनियम ले लो, तो एल्यूमिनियम भी कागज जैसा ही जलता है। अब High level temperature होगा तो। आफ्टर 700 डिग्री टेम्परेचर पे जैसे कागज जलता है वैसे ही एल्यूमिनियम भी जलना शुरू हो जाएगा। और आफ्टर 1200 डिग्री टेम्परेचर पे मेटल, लोहा भी मतलब कि कागज जैसा ही मतलब कि वो जलना शुरू हो जाएगा। मतलब कि जो हमारे आसपास जो भी चीज़ प्रेजेंट है, जैसे कि पेपर, प्लास्टिक, लकड़ी, कॉटन, इंक्लूडिंग जो हमारी दीवार जो ब्रिक मेशनरी से बनी हुई है, वो भी एक फ्यूल ही है।
मतलब कि अच्छा। हम जहाँ पर भी हम रहते हैं, हमारे ऑफिस, घर, हॉस्पिटल, तो हम एक्चुअली फ्यूल के बीच में ही हम होते हैं ऑल टाइम। मतलब ब्रिक भी जलने लग जाता है टेम्परेचर के बाद। हाँ, क्योंकि हम आपने गांव में देखा होगा, ब्रिक बना के आप उसको पकाते हैं, हाँ। तो वो भी जल के जैसे कोयला जल के, जलता है, हाँ, हाँ, ठीक है, लाल तो हो वो जाता है भी एकदम। लाल हो जाता है, मतलब कि वो भी जलता है। लेकिन हर चीज का मतलब कि फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट डिफरेंट कोई भी ऐसा है, प्रोडक्ट नहीं है जो जले ना। जलेगा नहीं, लेकिन सबका एक जलने का टेम्परेचर के बाद जाके वो जलना ही है। चलना ही है। अगर कहीं आग लगती है तो इसको कैसे बुझाया जा सकता है? अगर मैं आग की बात करूँ तो आग एक केमिकल रिएक्शन प्रोसेस है, जिसमें अगर हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन अगर तीनों कंबाइन हो गए तभी ना तभी आग की शुरुआत होगी। अगर एक बार आग लग चुकी है तो वहाँ पे जो 3 कंपोनेंट जो मैंने आपको बताए, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, तीनों में से अगर कोई एक या 2 कंपोनेंट अगर वहाँ से आप अलग कर देंगे, तब लगी हुई आग इधर कंट्रोल में आ जाएगी या फिर एक्सटिंग्विश हो जाएगी। अगर सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि कहीं पे आपने लकड़ी थोड़ा सा जलाया हुआ है, अगर अचानक से इसमें से ज़्यादा हीट निकलने लगे तो आप क्या करते हैं, 2 या 3 लकड़ी आप बाहर खींच लेते हैं। तो ये प्रोसेस क्या हुआ, तो आपने फ्यूल को अलग करने का आपने किया, तो क्या हुआ, तो आग बुझी नहीं, लेकिन वो कंट्रोल पे आ गई। लेकिन अगर समझो कि वो आग आपको बुझा ही देना है, तो आपके पास ऑप्शन है, इधर इसके ऊपर आप पानी डालो, या फिर कभी आपने कहीं पे देखा होगा जैसे वो सैंड बकेट रखते हैं, और इसके ऊपर आप मिट्टी भी आप डाल देते हो, तो उनका पर्पस क्या है, जैसे कि आपने इसके ऊपर कुछ मिट्टी या फिर कुछ सैंड आपने डाल दी, तो जो मटेरियल मतलब कि कोई भी चीज जो भी जल रही है, लकड़ी जल रही है, इसके ऊपर एक पूरा माटी का एक लेयर बन जाएगा। तो डायरेक्टली जो ऑक्सीजन इसके जो कनेक्ट होता है, तो बीच में एक ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि अगर कोई कंपोनेंट, तो वहां पे रिमूवल ऑफ ए ऑक्सीजन को ऑब्स्ट्रक्शन करने का काम, एक पार्ट हटा दिया, वो हटा दिया। अगर समझो कि आपने पानी डाला, तो वहां पे जो हीट निकल रही है, इसको आपने कूलिंग स्टेज में आपने ला दिया, तो इधर आप फ्यूल को अलग करो, इधर आप हीट को अलग करो, इधर आप ऑक्सीजन को कट ऑफ करो। अगर ये तीनों चीज में से कोई एक कंपोनेंट अगर आपने अलग करेंगे, तभी ना तभी लगी हुई आग अपने कंट्रोल पे आ जाएगी। लेकिन अभी हमें दिक्कत किससे है, जो बिल्डिंग फायर, जिसको हम बोल सकते हैं अनकंट्रोल्ड फायर। जैसे कि कोई भी बिल्डिंग में आग लगी हुई है, तो वहाँ पे हमारे लिए फ्यूल क्या है, पूरा बिल्डिंग जल रहा है, तो वहाँ पे फ्यूल को अलग करना हमारे कंट्रोल में नहीं है। दूसरा ऑक्सीजन, तो बाय डिफॉल्ट ऑक्सीजन को आप उसको रोक नहीं सकते हैं। तीसरा चीज हुआ अभी हीट, तो इसलिए फायर ब्रिगेड आके क्या करता है, उसके ऊपर पानी डाल के इसको हीट को कूलिंग स्टेज में लाते हैं, और वहां से जो लगी हुई आग है, इसका चेन रिएक्शन ब्रेक करके जो आग को स्प्रेड होने से या फिर उसको एक्सटिंग्विशिंग का काम करते हैं। अभी बात करें कि जैसे आपने पूछा कि CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, तो जैसे कि इलेक्ट्रिक वाले आग में हम क्या करें, तो जब भी कोई इलेक्ट्रिक आग लगती है, इलेक्ट्रिक कोई कंपोनेंट्स या फिर इक्विपमेंट्स में, तो वहां पे हमारे लिए फ्यूल क्या है, इलेक्ट्रिक केबल्स या फिर इक्विपमेंट्स। तो इन केस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, क्या आप इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स के पास में जाएंगे? ऑब्वियसली नहीं जाएंगे, पानी डालेंगे और करंट बढ़ जाएगा। तो मतलब कि वहां पे फ्यूल भी हमारे कंट्रोल में, फ्यूल को अलग करना हमारे कंट्रोल में नहीं है। बाय डिफॉल्ट ऑक्सीजन भी आप नहीं रोक सकते। तीसरा, अगर जो हीट, जो इसमें से केबल या फिर इक्विपमेंट जल के जो हीट निकल रही है, इसके ऊपर विथ करंट पावर सप्लाई शुरू है, तब इसके ऊपर आप पानी भी नहीं डाल सकते। उस टाइम पे आपको हेल्प लेना पड़ेगा CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर या फिर फायर ब्लैंकेट। फायर ब्लैंकेट का काम क्या है, इसके एक बार उनके ऊपर आपने फायर ब्लैंकेट रख दिया, तो क्या है कि ऑक्सीजन कट ऑफ भी आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर इनके ऊपर CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर आपने यूज किया, तो कुछ सेकंड के लिए ऑक्सीजन वहां से रिमूव होगा और आसपास कार्बन डाइऑक्साइड का एक सील्ड कवच बन जाएगा। इनके कारण क्या होगा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण वो आग आगे जो मतलब कि स्प्रेड हो रहा है, वो इसमें रुक जाएगा। दूसरा चीज क्या है कि इलेक्ट्रिक डिवाइस में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर वो महंगा डिवाइस है, तो इसमें से वो पार्ट इनको रिप्लेस ना करना पड़े, या फिर अगर डैमेज ना हो, या फिर दूसरा इसको मेंटेनेंस ना करवाना पड़े। अगर सर्वर रूम की या फिर लैपटॉप की अगर मैं बात करूं, कोई ऐसे कंप्यूटर या फिर मेडिकल इक्विपमेंट्स की, वहाँ पे हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है डेटा। तो वहाँ पे अगर CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर आप यूज़ करेंगे, तो जो चिप के बीच में जो भी कुछ जगह है, अगर वहाँ पे आपने पाउडर वाला एक्सटिंग्विशर आप यूज़ करेंगे, तो बीच में वो पाउडर फंस जाएगा, तो चांसेस है कि आप डेटा को रिकवर भी ना कर पाए। दूसरा, वो आपको वो मेंटेन करवाना पड़ेगा। जब तक ये पाउडर नहीं निकलेगा, तब तक ये कॉन्टेक्टर के बीच में भी कॉन्टेक्ट छूट जाएगा, तो अपना डेटा लॉस होने का भी चांसेस है। इसलिए दूसरा, CO2 का अपना नेचुरल प्रॉपर्टी है,
वो अपने ठंडा गैस है, मतलब कि जब भी CO2 फायर एक्सटिंग्विशर में आप ऑपरेट करते हो तब उसमें CO2 के साथ उसका ड्राई आइस फॉर्म में भी छोटे छोटे पार्टिकल्स इसमें से निकल रहे हैं, जिसको बोल सकते हैं ड्राई आइस, सूखा बर्फ, विदाउट पानी वाला बर्फ। तो वो क्या काम करता है, इलेक्ट्रिक के इक्विपमेंट में से जो हीट निकल रही है उसका कूलिंग का भी काम कर रहा है और ऑक्सीजन दूर करने का भी काम कर रहा है, ताकि जो 3 कंपोनेंट जो हमारे थे आग लगने के लिए, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, इसमें से हीट और ऑक्सीजन दोनों को अलग करने का काम। इसलिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के लिए CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर रिकमेंड करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने एक ऐसा नियम बना दिया कि हर फ्लोर पे एक ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर और दूसरा CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होना ही चाहिए। दोनों होना चाहिए। यस, वो आप कोई भी प्रॉपर्टी ले लो, आइदर रेसिडेंशियल, आइदर कमर्शियल, हॉस्पिटल, स्कूल, हर जगह पे आपको ये सब चीज़ आपको मिलेगा। जैसे ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, तो इनका नाम क्यों दिया गया, तो क्लास A, क्लास B और क्लास C, तीनों टाइप की फायर को कंट्रोल करने के लिए वो सक्षम है, इसलिए उनको CO2 टाइप इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट पे आप ABC नहीं चला सकते क्योंकि पाउडर हो जाएगा, आपका इक्विपमेंट फिनिश बर्बाद हो गया। आप चला सकते हैं लेकिन इनकी एफिशिएंसी आपको मिलेगी मैक्स टू मैक्स 30 से 40%, लेकिन CO2 की आपको मिलेगी 70 to 80%। और CO2 महंगा भी है ना? यस, महंगा भी, 3 गुना प्राइस, 4 गुना प्राइस है ना? ओके, अच्छा, अगर फ्यूल का मान लीजिए फ्यूल में आग लगी हो, जैसे किचन में केरोसिन तेल रखा हुआ है या पेट्रोल डीजल कहीं पे रखा हुआ था स्टोर करके जनरेटर चलाने के लिए, उसमें आग लग गई, तो ये इसको कैसे रोकते हैं, ABC टाइप से या CO2 से? अगर पेट्रोलियम लिक्विड प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल, डीजल, ऑयल, ऐसी कोई फायर है तो वहाँ पे ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर भी काम करता है, लेकिन इनसे भी ज़्यादा अगर आपको फायर को कम समय में कंट्रोल करना है तो मैकेनिकल फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो मार्केट में अवेलेबल है वही आपको यूज करना चाहिए। उनका काम क्या है, जब भी आप मैकेनिकल फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर आप ऑपरेट करेंगे तब उसमें से फोम निकलेगा, जैसे कि ये साबुन का पानी जैसा है, पूरा फोम का लेयर, वो केमिकल के ऊपर मतलब कि क्या करेगा, एक पूरा ब्लैंकेट जैसा बना देगा, ताकि वो ऑक्सीजन को जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है उनको भी रोक दे। दूसरा, उनका केमिकल प्रॉपर्टी है कि वो कूलिंग भी करता है, जो अंदर जो चीज है जो जल रही है, फोम स्प्रे तो होते हैं, उसी में आग लग जाता है, तो वो अलग प्रकार का फोम होता है। वो अलग प्रकार का फोम है, वो डिटर्जेंट वाला फोम है। एक्चुअल में क्या है कि जब अल्कोहल अगर उसमें एडेड हो तो आग लगेगी, अगर अल्कोहल नहीं है, डिटर्जेंट है, तो आग नहीं लगेगी। यस, उनका अगर साइंटिफिक रीजन आप देखा जाए तो पानी का डेंसिटी और पानी के साथ अगर आप पेट्रोल, डीजल, ऑयल कुछ भी आप मिक्स करेंगे तो दोनों का डेंसिटी के डिफरेंस के कारण पानी नीचे रहेगा और पेट्रोल डीजल ऊपर आएगा, वो जलता ही रहेगा। इसलिए डायरेक्टली आप किसी भी पेट्रोल पंप पे, इसलिए आप फायर का पानी का हाइड्रेंट सिस्टम आप नहीं देखेंगे, नहीं, ओके, क्योंकि अगर रेत वाला, बालू वाला रहता है बकेट काफी। दूसरा चीज क्या कि अगर समझो कि कहीं पे कुछ पेट्रोल, डीजल, ऑयल स्प्लिट हुआ है, मतलब कि कहीं से मतलब कि निकल रहा है, उसके ऊपर आप पानी आपने डाला, तो जैसे पानी का बहाव होगा वैसे ही पेट्रोल डीजल का भी वो साथ में बहता रहेगा, उसके साथ अल्टीमेटली फायर को स्प्रेड करने का वो काम कर देगा। वो और डेंजरस है पानी डालना उसके ऊपर। अब लोगों को नहीं पता तो उसके ऊपर भी पानी डाल देते होंगे। गॉट इट। और मेजरली ये जो बकेट होता है, रेत वाला बकेट, उसका कितना यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है? उनका मेनली मतलब कि वैसे तो हर जगह पे उनकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपको ज़्यादातर आप इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन या फिर फ्यूल स्टेशन पे आपको ज़्यादातर वो देखने के मिलेंगे। रीज़न इसलिए क्योंकि जो सबस्टेशन, जैसे वो ट्रांसफॉर्मर TCM बोलते हैं, इसमें भी ऑयल भरा हुआ है। जब भी ऑयल स्प्लिट हुआ कहीं पर भी, तो इनके पर अगर आपने ये माटी या फिर सैंड डाल दिया तो इनको एब्जॉर्ब भी कर लेगा। दूसरा, जो उनको जो आगे जो स्प्रेड हो रहा है वो वहाँ पे रोक देगा, क्योंकि कोई भी बहाव को रोक देगा। दूसरा, अगर वहां से जलना कुछ शुरू हुआ तो उनके ऊपर माटी या फिर सैंड आपने रख दी तो ऑक्सीजन कट ऑफ का भी वो काम करता है। गॉट इट। यस। ये फायर सेफ्टी इंडस्ट्री को आप अगले 10 वर्षों में कहाँ देखते हैं? अगर आने वाले साल की मैं बात करूँ तो पूरा फायर सेफ्टी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। स्मार्ट सेंसर्स, AI बेस्ड डिटेक्शन सिस्टम, रिमोट सेंसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम एंड IoT बेस्ड प्लेटफॉर्म पूरी फायर सेफ्टी इंडस्ट्री को चेंज कर देगी। इससे भी टेक्नोलॉजी से आगे की मैं बात करूँ तो लोगों के माइंडसेट में भी बदलाव आएगा। आज जो भी बिजनेस ओनर्स फायर सेफ्टी को एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के तौर पे देख रहे हैं, वो फ्यूचर में एक बिजनेस स्ट्रेटेजी के रूप में भी वो लोग फायर सेफ्टी को देखेंगे। दूसरा, मेरा मानना ये है कि आने वाले समय में
फायर प्रोफेशनल के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आएगा और इंडिया ग्लोबल स्टैंडर्ड के रूप में आगे बढ़ेगा। क्या बात है, देश में काफ़ी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करने की कैपेसिटी है इस इंडस्ट्री में। यस। अगर मैं गुजरात की मैं बात करूं तो 2023 में हमारे गुजरात में एक नया फायर का रेगुलेशन आया, गुजरात फायर रेगुलेशन 2023। वो इंडिया का बात करें तो इंडिया में फर्स्ट स्टेट गुजरात है जिन्होंने ये पॉलिसी पूरे इंडिया में स्टार्ट किया, जिसके कारण अभी उन्होंने फायर सेफ्टी ऑफिसर्स जो प्राइवेट पीपीपी मॉडल से उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया है उनको, और उनके कारण अभी हर लोकेशन पे, हर प्रॉपर्टी पे, हर 6 महीने पे एक मॉक ड्रिल करवाना कंपलसरी है, हर 6 महीने पे ऑडिट करवाना कंपलसरी है। जब तक ये कोई भी प्रॉपर्टी ओनर नहीं करवाएगा तब तक उनका फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट मतलब कि उनका फायर एनओसी रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। और वही सेम पॉलिसी अभी दिल्ली फायर सर्विस ने भी इम्प्लीमेंट कर दी है, उनकी रिसेंटली उन्होंने एडवर्टाइजमेंट कर दी है। पूरा सेम गुजरात मॉडल दिल्ली फायर सर्विस भी अभी आगे बढ़ रहा है। तो उम्मीद है कि देश के सभी राज्यों में फायर सेफ्टी को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, एक प्रायोरिटाइज किया जाएगा और प्रायोरिटी के रूप में इसको इम्प्लीमेंट भी किया जाए, क्योंकि इसको ना लागू करना और फिर ऑफिशियल इसको सीरियसली इम्प्लीमेंट भी कराए सारे रेसिडेंशियल या कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट में, बिल्डिंग्स में, तो फिर लोगों की जान बच सकती है, वरना तो इस प्रकार के एक्सीडेंट्स सुनने को मिलते ही रहते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग लापरवाही दिखा रहे हैं, जो बिजनेस ओनर्स हैं या बिल्डर्स हैं वो, और दूसरी तरफ डिपार्टमेंट से भी कोई ना कोई लापरवाही हो रही है जो इसको सख्ती से पालन नहीं कराया जा रहा है। ये जो सुनने को मिलता है जंगल में आग लगी है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं बीइंग अ प्रोफेशनल फ्रॉम फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट, उसको कैसे रोका जा सके? अभी इंडिया में तो ऐसी कोई कंपनी नहीं है कि जिन्होंने फॉरेस्ट फायर को, जैसे यहाँ पे बिल्डिंग में तो हम स्मोक डिटेक्टर है, लेकिन फॉरेस्ट फायर को डिटेक्शन करने के लिए अभी डेनमार्क की इधर एक स्टूडेंट की कोई कंपनी ने एक सेंसर बनाया हुआ है, वो सोलार एनर्जी के ऊपर वो काम करेगा, और जब भी फॉरेस्ट में कुछ भी ऐसी चीज़ बनेगी जिससे कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादातर लेवल, क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि कोई भी पेड़ जहाँ पे आप लगाते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा रहता है, अगर वहाँ पे कुछ सर्टेन लेवल के ऊपर अगर कार्बन डाइऑक्साइड या मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ गया, मतलब कि कहीं पे फॉरेस्ट फायर हुआ, वो सेंस करके डायरेक्ट IoT बेस्ड सिस्टम के थ्रू गवर्नमेंट के कंट्रोल रूम में वो लोकेशन के साथ वो देगा कि यहाँ पे कुछ फायर हुआ है। और इनको एक्सटिंग्विश करने के लिए अभी ड्रोन बेस्ड फायर, ड्रोन बेस्ड में देख रहा हूँ पानी भी गिरा रहा है, ड्रोन पानी से भी ले गिरा रहा है, जाकर कुछ पाउडर भी गिरा रहा है, कुछ जैसे एक्सटिंग्विशिंग एजेंट भी हम बोल सकते हैं, वो सब उनके, या फिर हेलीकॉप्टर से पानी उठा के उनके ऊपर पानी का स्प्रेइंग कर रहे हैं, यही सब सिस्टम है। आज आप एक कॉमन मैन को फायर के सिचुएशन में क्या सलाह देते हैं, क्या इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए अगर आग लग जाती है तो? सबसे पहले तो जब भी आप कोई भी फायर इंसिडेंट देखते हो, तो इंसिडेंट छोटा हो या फिर बड़ा, आपको तुरंत ही फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म करना चाहिए। फायर ब्रिगेड का इमरजेंसी टोल फ्री नंबर है 101, जिसको आप कोई भी स्टेट से, इंडिया के कोई भी कोने से आप 101 के तहत आप फायर डिपार्टमेंट की आप मदद ले सकते हैं। अगर दूसरी कोई फायर के साथ अगर दूसरी भी कोई भी ऐसे कोई इमरजेंसी आई हुई है, लाइक मेडिकल इमरजेंसी है या फिर नेचुरल कैलामिटीज है, तो आप 112 के तहत भी आप मदद मांग सकते हैं। और अगर किसी भी घर में अगर आप कुछ सजेशन देना चाहे कि फायर सेफ्टी के लिए ये इक्विपमेंट तो होना ही चाहिए, तो हर इंसान को अपने घर में क्या रखना चाहिए आग से बचने? एटलीस्ट मिनिमम ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर एक 4 या 6 kg अपने घर पे रखना चाहिए। 4 या 6 kg। 4 या 6 kg, ठीक है। इसके कारण क्या है कि A, B और C तीनों क्लास की फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए वो सक्षम है, इसलिए उनको मल्टीपर्पज फायर एक्सटिंग्विशर भी बोलते हैं, जाना जाता है। ऑलराइट, 3 एलिमेंट्स के होने से आग लगती है, जो कि जनरली लोगों को नहीं समझ में आता। लोगों को तो यही लगता है कि 2 चीज़ें हैं जिसके पीछे आग लग रही है, एक तो आग जो भी हीट है और वो जो पार्टिकल है, तीसरा जो ऑक्सीजन है उसको लोग भूल जाते हैं। और जनरली लोग क्या करते हैं कि जब भी कहीं पे आग लगती है तो धुआं बन जाता है तो लोग डोर विंडो ओपन कर देते हैं, लेकिन वो सबसे बड़ी उनकी गलती है। रीजन इसलिए कि जब आप डोर या विंडो ओपन करते हैं धुआं निकालने के लिए, तब ऑक्सीजन सप्लाई फास्ट अंदर और ज्यादा और इनका जो आग का स्प्रेड होने का रेट वो कई गुना बढ़ जाता है। वो धुआं रहे तो अच्छा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और उसी में रोकेगा और
यस है ना? दूसरा, कभी भी आप कोई भी इमरजेंसी एग्जिट से आप बाहर निकलते हैं तो आपको डोर खुला रख के नहीं, आपको निकलना है, बंद करके आपको जाना है, ताकि जो भी धुआं जनरेट हुआ हो वो अपनी लॉबी या फिर इसके इमीडिएट अपर या लोअर फ्लोर पे कहीं पे स्प्रेड ना हो। एटलीस्ट इवैक्यूएशन कराने का आपको पूरा समय मिले। अगर कोई यूथ यंगस्टर है जिसको बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं है, नॉलेज नहीं है, उसको ऐसे आग की स्थिति में कहीं पे वो फंस गया है तो उसको क्या एक्शंस लेने चाहिए अपने खुद के बचाव के लिए? ये आपने बहुत बड़ा मतलब बहुत सही क्वेश्चन आपने पूछ लिया जी। कि अगर कहीं पे आपको ऐसी प्रॉपर्टी पे आप कहीं पे है कि जो आपके लिए अननोन जगह है, तो वहाँ पे कोई भी ऐसा इंसिडेंट कुछ भी बनता है तो आपको फ्लोर पे लेट जाना है, और दूसरा आपको लाइक क्रोकोडाइल की तरह आपको बाहर निकलना है। रीजन इसलिए क्योंकि आग की लपट ऊपर रहेगी। दूसरा, जब भी कोई भी चीज चलती है तब उसका धुआं मतलब कि स्प्रेड होता है अपर की साइड। अगर आप नॉर्मल वॉक करेंगे तो क्या होगा कि जो स्मोकी डेंसिटी अपर साइड है वो अपने श्वास में जाएगी तो आप बेहोश हो जाएंगे। लेकिन नीचे की साइड से आप क्रोकोडाइल की तरह आप मतलब कि बाहर निकलेंगे तो अगर स्टेयरकेस के भी अपना पैर फिसलने का कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि धुआं है। तो स्टेयर्स पे भी आपको क्रोकोडाइल मोड में उतरना चाहिए ताकि अगर आग की लपट है वहां पे तो, और धुआं है तो यस, क्योंकि आप सीधा ही आप मतलब कि धुआं है, आपको कुछ विजिबिलिटी नहीं और आप ऐसे ही मतलब कि नॉर्मल वॉक करके आप जाएंगे तो अपना, क्योंकि आपको तो दिखता नहीं कि यहाँ पे स्टेप आया नहीं आया, तो आप डायरेक्टली मतलब कि वहां पर आप गिर भी सकते हैं। लेकिन आप क्रोकोडाइल की तरह आप मतलब कि बाहर निकल रहे हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे स्टेप आया, यहाँ पे ग्रिल आई, इसको पकड़ के मैं नीचे के साइड में जा सकता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। और अगर क्या वहां पे जैसे वो बाथरूम के थ्रू हो के जा रहा है तो क्या उसको अपने ऊपर पानी डालने से कोई सेफ्टी होगा? अगर आप कहीं पे कुछ अगर भी आपको ध्यान में है तो जलने का खतरा जल्दी होता है। इसके लिए मैं बोलूंगा कि आपने जो भी कपड़े पहने हुए हैं, अगर आप अपने बॉडी को गीला कर लो या फिर कहीं पे होटल में तो वो टॉवेल कुछ भी है इसको लपेट लो, गीला करके अपने मुंह पे मतलब कि थोड़ा बहुत लपेट दो, ताकि डायरेक्टली अगर कोई भी फायर आती है तो अपने मुंह पे मतलब कि ट्रैप ना कर ले, या फिर जो धुआं है वो डायरेक्टली अपने श्वास में ना जाए, फिल्टर होके मतलब कि गीले कपड़े से होके अपने पास, क्योंकि गीलो कपड़े में से अगर पास होगी कोई भी हवा तो जो कार्बन पार्टिकल है वो बीच में रुक जाएगी। हाँ, वो फिल्टर होके आएगी। हाँ, तो जयेश भाई बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, महेश भाई, और मैं यही प्रे करता हूँ भगवान से कि बालाजी फायर सेफ्टी को बुलंदियों तक लेकर जाए, सक्सेस के पर जो भी टॉप नॉच सीमा हो वहाँ तक आप पहुँचे, क्योंकि आपके बिजनेस के बढ़ने से लोगों की जिंदगियाँ बच रही है। ये ऐसा बिजनेस है जिसमें सच में मन कर रहा है, जो चीज़ सुना और आसपास जो इंसिडेंट देख रहा हूँ, इतनी आग लग रही है, लोगों की जान जा रही है, लोगों के ऑफिसेज में, हर ऑफिस में। मेरा तो यही सजेशन है हर एक व्यूअर को कि अपने ऑफिस में जो आपने बताया कि ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर 6 किलो 8 किलो का एक जरूर रखिए, और दूसरा 2 kg का भी मार्केट में मिलता है, तो वो रखना चाहिए, घर में भी रखना चाहिए। जब आप हजारों लाखों का इक्विपमेंट लाकर रख रहे हैं तो उसकी सेफ्टी के लिए जो आपने बोला प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो पहले सेफ्टी का ध्यान रखें। ये नहीं हो कि आग लग जाए फिर आप सोचे कि हम पानी और बाल्टी, सिर्फ 2 चीज़ों के पीछे इंसान सोचता है कि हम आग बचा लेंगे। दूसरा कि जब भी आप हीट फ्यूल और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन, ये आपको इसलिए समझना होगा आवश्यक है कि कभी भी कुछ भी फायर हुआ है तो आपको क्विक डिसीजन लेना है कि यहाँ पे मैं फ्यूल को अलग करूँ तो भी फायर इजीली कंट्रोल में आएगी, या फिर यहाँ पे ऑक्सीजन रोका जाए, या फिर इसके ऊपर पानी डाला जाए। अगर ये आपने सही से डिसीजन नहीं ले लिया और आपने दूसरी कोई टेक्निकी यूज करके वो फायर एक्सटिंग्विशर का काम किया तो हो सकता है कि आपने फायर स्प्रेड करने में और मदद कर दी, रोका नहीं है, आपने और बढ़ा दिया आगे। दैट्स नाइस। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत थैंक यू। मैं चाहता हूं और प्रे करता हूं कि बालाजी फायर सेफ्टी बहुत आगे जाए और इसी तरीके से आप लोगों की ज़िंदगियां बचाते रहें, लोगों की संपत्ति का नुकसान बचाते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उत्पन्न करते रहें। बहुत बहुत थैंक यू हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, थैंक यू। तो गाइस, आपने सुना महेश भाई को और जेनिश भाई को, जो कि बालाजी फायर सेफ्टी राजकोट से आए हैं। इनको वर्षों का अनुभव है इस इंडस्ट्री में काम करने का और पूरे इंडिया में ये सप्लाई कर रहे हैं अपने फायर सेफ्टी प्रोडक्ट्स। और फायर सेफ्टी प्रोडक्ट को ये बिजनेस के तौर पे नहीं बल्कि लोगों की ज़िंदगियों को बचाने के तौर पे देखते हैं। और हम देख रहे हैं कि पूरे देश में फायर के कितने इंसिडेंट्स आते हैं, कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें ये लगता है कि हम सेफ हैं, जबकि हमें अपने घर में सबसे पहले तो फायर सेफ्टी से रिलेटेड एक छोटा इन्वेस्टमेंट जो है
वो करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ, एक्सपेंस नहीं है ये एक इन्वेस्टमेंट है आपकी जान को बचाने के लिए और आपकी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। आप एक छोटा टीवी भी खरीदते हैं ना तो भी 25-30 हज़ार रुपये का होता है। घर में इतने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, एक छोटी सी चिंगारी आग बन सकती है और आपके लाखों की संपत्ति का नुकसान कर सकती है। तो इसमें अगर 5-10 हज़ार रुपये सेफ्टी के पर्पज़ से रखा जाए इन्वेस्ट करके, तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ भी बचेगी। तो इसके ऊपर ध्यान दें। और दूसरी इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है, वो है अवेयरनेस के ऊपर कि आग लगती क्यों है, इसके लगने के क्या तरीके होते हैं, कितने प्रकार के आग लगती है, ABCD जो इन्होंने समझाया, इसके भी बेसिक अवेयरनेस आपके घर के हर एक परिवार के पास होना चाहिए। और दूसरा, अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो बिजनेस में आपको अपने बिजनेस की सेफ्टी तो देखना ही है, दूसरा आपके जो वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी की भी जिम्मेवारी आपके ऊपर आती है। तो इसके पीछे भी अगर आपको 10, 20, 50 हज़ार का इन्वेस्टमेंट करना भी है, अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसमें फिर आप करोड़ों का व्यापार कर रहे हैं, अरबों का व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें भी फायर सेफ्टी को सिर्फ NOC लेने के लिए ना करें कि हमारा क्लियरेंस मिल जाए और हम कंस्ट्रक्शन कर ले। जितने लोग रह रहे हैं उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो मैं हूं राहुल रंजन सिंह और आप देख रहे थे द राहुल रंजन शो। अगर आपको ये एपिसोड बढ़िया लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने सुझाव कमेंट के जरिए दें। अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये उनकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा लेसन वाला एपिसोड रहने वाला है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो आपकी लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए, ओवरऑल मेंटल हेल्थ के लिए, हैप्पीनेस के लिए, वेलबींग के लिए जरूरी होता है, वैसे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हमारे स्टूडियो में आते हैं और इस प्रकार के एपिसोड का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो इस एपिसोड में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं हमारे नए एपिसोड में नए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। जय हिंद, जय भारत।